देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है। यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लगातार हो रही लापरवाही ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कल सायरन बजा ताकि लोग जागरूक हों। सीएम शिवराज खुद मास्क बांटने उतर गए ताकि कोरोना को लेकर लोग सावधान हों। मध्य प्रदेश सरकार मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है, तो अन्य राज्यों में भी कोविड गाइडलाइंस को लेकर नए नए आदेश जारी किए जा चुके हैं। फिर भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही। मंगलवार को देश भर में 40,715 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 199 लोगों ने जान गंवाई। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 3,45,377 हो चुकी है और रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मास्क तो और भी साल डेढ़ साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। राज्यों की बात करें तो बीती रात फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहां एक दिन में 28,699 नए मामले सामने आए, जबकि 132 पीड़ितों की मौत हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा केस मुंबई में 3,512 मिले और 8 मौतें हुई। वहीं पुणे में एक दिन में 3,098 संक्रमित हुए और 31 लोगों की मौत हुई। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली में फिर से संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहां 24 घंटे में 1,101 मामले सामने आए। 19 दिसंबर के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या राजधानी में 4,411 हो गई। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही फैसला लिया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। पंजाब से भी एक चिंताजनक खबर आई। वहां नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 401 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। उनमें से 81% सैंपल में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन मिले। मंगलवार को यूपी में भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से भागा। वहां 638 नए मामले दर्ज किए गए। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खतरे के बीच कल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसका आगाज 1 अप्रैल से होगा। सरकार की कोशिश है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन की स्पीड को तेज किया जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। यानी देश में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के दरवाजे अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए खुलेंगे। अब तक 45 से 60 वर्ष की उम्र के वही लोग वैक्सीन ले सकते थे जिनको गंभीर बीमारी हो, लेकिन अब 45 साल के ऊपर के व्यक्ति को डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक रोजाना औसतन 15,000 केस आ रहे थे, वो अब बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गए, जिसके बाद से कई विशेषज्ञ वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे थे। इसके ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में 1 डोज मिलता है। देश में अब तक 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 80 लाख लोगों को
दूसरी डोज मिल चुकी है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 32.5 लाख लोगों को वैक्सीन डोज दी गई। अब तक 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती थी, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह के बाद केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहले कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते था, जिसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नया नियम सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड पर ही लागू है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर नहीं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फाइन ट्यून करके दोबारा से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को काबू में करने का प्रयास किया गया है, जिसका कितना असर पड़ता है ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में बीजेपी अपने मिशन के लिए जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। एक दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चाबंदी की, रैलियों को संबोधित किया, रोड शो में शामिल हुए और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बंगाल दौरे पर हैं। वहां के काथी में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आज फिर एक बार जोरदार हमले की उम्मीद है ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर। कल जब अमित शाह बंगाल से गरज रहे थे तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने मिलकर के सरकार की तरफ से जो पैसे दिए गए थे उसका गबन किया है, सरकारी पैसे का गबन किया है। जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और इस बीच जेपी नड्डा के कार्यक्रम में, इस रैली में जब भीड़ थी और उसी बीच एक एम्बुलेंस जा रही थी तो उन्होंने इस भीड़ को कहा कि कृपया आप जगह दें और एम्बुलेंस को जाने दें। महाराष्ट्र सरकार के लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, वो अनिल देशमुख पर जितनी सफाई दे रहे हैं उतना ही घिरते जा रहे हैं। शरद पवार ने बताया कि देशमुख तो 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटीन हो गए। सचिन वाजे से वो कैसे मिल सकते हैं और इसलिए परमवीर सिंह के आरोप गलत है। लेकिन अनिल देशमुख होम क्वारंटीन वाली बात में भी घिर गए। An advice from 15 February to 27 February for house quarantine. अनिल देशमुख फरवरी में कहां थे? नागपुर में थे या मुंबई में? शरद पवार ने बचाव में सबूत दिखाए थे, लेकिन इस पर सवाल फिर उठ गए जब ये पता चला कि 15 फरवरी को देशमुख नागपुर से मुंबई एक चार्टर्ड प्लेन में आए थे। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए हैं उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। कल तक यही पता था कि कोरोना होने की वजह से अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में थे और 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। अब ये होम क्वारंटीन नागपुर में था या मुंबई में, ये कल तक साफ नहीं था। लेकिन 15 फरवरी को नागपुर से मुंबई आने की बात पता चलने पर अनिल देशमुख की भी सफाई आई कि ये बात सही है कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन में थे। त्यामुळे मी फार व्यथित झालेलो आहे। आपल्याला माहिती
वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आमच्या पोलिसाचं मनोबल वाढवण्यासाठी मी संपूर्ण महाराष्ट्र विजन काढला आणि पोलिसांचे मनोबल वाढवले. नागपूरला 5 फेब्रुवारीला कोरोना बाधित झालो. अनिल देशमुख का बचाव उनकी पार्टी इसी बात से कर रही थी कि जब वो अस्पताल और होम क्वारंटीन में थे तो उस सचिन वाजे से कैसे मिल सकते थे. जिस सचिन वाजे को लेकर परमवीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया कि मिड फरवरी के आसपास सचिन वाजे से मिलकर अनिल देशमुख ने मुंबई के बार रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूलने का टारगेट किया था. लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए कि ये कैसा होम क्वारंटीन था, क्योंकि देशमुख नागपुर से मुंबई सफर कर रहे थे, गेस्ट हाउस जा रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे. बीजेपी ने देशमुख का कैलेंडर निकाल लिया. अनिल देशमुख जी, इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन. दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है. अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार. 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे. कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं. कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी. अनिल देशमुख के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है. जितना शरद पवार उनका बचाव कर रहे हैं, बीजेपी उतने ही तीखे हमले कर रही है. हर हाल में देशमुख की कुर्सी खींचने में जोर लगा रही है. आज तक ब्यूरो. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है. कल रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच बैठक चली है और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग दरअसल नई चिट्ठी के जरिए लगे आरोपों को लेकर की गई. ये नई चिट्ठी आईपीएस रश्मि शुक्ला की है, जिसको कल देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया और बताया कि किस तरह से लगभग 7-8 महीने पहले की ये चिट्ठी है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग का गोरख धंधा चल रहा था. दलालों के जरिए ये गोरख धंधा चल रहा था. इसकी सूचना इसमें दी गई थी. उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बात की जानकारी खुद उद्धव ठाकरे को थी, लेकिन उसके बावजूद, मुख्यमंत्री को होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसमें नेता से मंत्री तमाम लोग शामिल थे. इशारों में ये बात भी कही गई, बाकायदा कॉल डिटेल्स थे उन लोगों की, तमाम तरह की बातें. और इस बीच कल रात ये बैठक. 100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सेल के आरोप में घिर गई है. जी हां, बीजेपी ने आज आईपीएस रश्मि शुक्ला की एक सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला दिया है. आपको बता दें कि बीजेपी का दावा है कि रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट में अनिल देशमुख के राज हैं. रश्मि शुक्ला का जिक्र पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में किया है. पास जो भी एविडेंस थे बंद कर लेना यार, उसको मैंने सील्ड एनवेलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है. जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है. देवेंद्र फडणवीस वो सीक्रेट डेटा और डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली पहुंच गए, जिसमें महाराष्ट्र की उस सियासत के नए राज होने के दावे हैं, जिस सियासत की सांसें महावसूली के आरोपों पर पहले से अटकी है. इस नए खुलासे में दावे ये हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है. पैसे लेकर अफसरों की मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलालों का नेटवर्क एक्टिव है और दलालों के इस नेटवर्क का राजनीतिक कनेक्शन भी है. ट्रांसफर पोस्टिंग में दलालों के इस नेटवर्क को महाराष्ट्र की पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने पकड़ा था और एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी. इस सीक्रेट रिपोर्ट के कई हिस्से अब लीक हुए हैं. इसमें उन दलालों के नाम और नंबर भी हैं
जिनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। इसमें उन पुलिस वालों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन दलालों से संपर्क किया था और इनमें से कई ने मनचाही पोस्टिंग की जगह भी बताई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों के ये नाम कैसे पता चले, कैसे दलालों का पता चला, ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, ये भी समझने की जरूरत है। शक के आधार पर पहले कुछ लोगों की पहचान की गई, फिर उनके फोन कॉल इंटरसेप्ट हुए। कॉल रिकॉर्डिंग में दलालों ने दावे किए कि कौन से अधिकारी का ट्रांसफर कहां करवाया है और इसके बदले में कितनी रकम ली है। दावा यह है कि ये दलाल बड़े नेताओं के भी संपर्क में थे और बड़ी रकम लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे। इस रैकेट पर जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को ये रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी एस.के. जायसवाल को भेजी थी। फिर 26 अगस्त को डीजीपी एस.के. जायसवाल ने ये रिपोर्ट तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को फॉरवर्ड की थी। देवेंद्र फडणवीस का दावा यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट पर यह रिपोर्ट सीएम तक भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई उसी पर हो गई जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। बीजेपी इसी पर सीधे से सवाल पूछ रही है कि अगर सीएम की जानकारी में इतना गंभीर मामला आया था तो ये बताना चाहिए था कि क्या एक्शन लिया गया। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। अगर पैसा खाया है किसी ने तबादले में तो क्या उस समय के डीजी जायसवाल जी ने पैसा लिया था? क्या एसीएस होम ने पैसा लिया था? हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पलटवार किया है कि बीजेपी के दावे गलत हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनमें ज्यादातर की मनचाही पोस्टिंग हुई ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने उल्टे आरोप लगाए हैं कि जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही थी और बिना परमिशन के फोन टैप कर रही थी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में परमवीर सिंह के लेटर बम ने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज तेज होती जा रही है। इसके बाद से सचिन वाजे के वसूली गैंग नेटवर्क के सिग्नल पकड़कर एनआईए की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सचिन वाजे की इन्वेस्टिगेशन में 2 महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं, यानी सचिन वाजे के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। आपके पर कई आरोप लगे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भले ही अब अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है, लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी बम फोड़ा था उसने सचिन वाजे के वसूली गैंग की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। एनआईए ने सचिन वाजे की एक सीक्रेट डायरी जब्त की है। एनआईए का दावा है कि वाजे की सीक्रेट डायरी में वसूली रैकेट का पूरा रिकॉर्ड कोड वर्ड्स में दर्ज है। इस डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के कोड वर्ड में नाम लिखे गए हैं। कुछ बुकी से भी
वसूली का जिक्र इस डायरी में है। कुछ लॉटरी वालों और सट्टे मटका वालों के भी नाम लिखे गए हैं। डायरी में कोडवर्ड में लिखे नामों के आगे रकम का जिक्र भी है। वाजे की सीक्रेट डायरी एनआईए ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जब्त की है, जिसमें दर्ज रिकॉर्ड्स परमबीर सिंह के दावों से मैच करते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने यह वसूली जनवरी महीने में शुरू की थी। परमबीर ने भी अपनी चिट्ठी में वसूली के इसी टाइम का जिक्र किया है। सचिन वाजे की डायरी में हर होटल, हर बार, हर पब, हर कारोबारी का रेट कार्ड मिला है। परमबीर ने भी अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था। सचिन वाजे को एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड साबित करने वाला एक और खुलासा हुआ है, जिसका सबूत है ये फर्जी आधार कार्ड, जिसमें फोटो तो सचिन वाजे की है, लेकिन नाम लिखा है सुधाकर सदाशिव खामकर। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी फर्जी आधार कार्ड के जरिए वाजे अपनी गिरफ्तारी से पहले मुंबई में एक 5 स्टार ट्राइडेंट होटल में रुका था। पहले एंटीलिया केस और फिर मनसुख हिरेन मामले में भी सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस के पास है, जिसे वाजे के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है। एटीएस ने एक वॉल्वो कार को जब्त किया है। दावा है कि इसका इस्तेमाल वाजे करता था। सदरची कार गुन्ह्यात वापरली अगर कसे याबाबत सदर कारची एफएसएल कलिना मुंबई यांच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। सचिन वाजे पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ एनआईए है जो एंटीलिया केस की जांच कर रही है। वाजे 25 मार्च तक उसकी कस्टडी में है, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस भी सचिन वाजे की रिमांड मांग सकती है, जो मनसुख हिरेन केस की जांच कर रही है, जिसमें सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।